नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जिस किताब और जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि वो एक चाबी है। एक ऐसी चाबी जो उन तालों को खोल सकती है जिन पर सालों से जंग लग चुकी है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर गैरी चैपमैन की वर्ल्ड बेस्ट सेलर किताब द 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में। दोस्तों, इंसान की फितरत बहुत अजीब होती है। हम सब प्यार करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे बेइंतहा प्यार करे। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में इतने सारे रिश्ते टूट रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो दो लोग शादी के मंडप में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाते हैं, वही कुछ साल बाद एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? क्या प्यार खत्म हो जाता है या फिर प्यार कहीं खो जाता है? जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने पार्टनर, अपने माता पिता या अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, फिर भी सामने वाला कहता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? या शायद आपको खुद ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहा है? अगर आपके मन में ये सवाल हैं, तो आज का ये सेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो कि एक बहुत ही मशहूर रिलेशनशिप काउंसलर हैं, उन्होंने 30 साल तक कपल्स की समस्याओं को सुना और एक बहुत ही क्रांतिकारी बात खोजी। उन्होंने कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ प्यार होना नहीं है, प्यार का मतलब है उसे सही तरीके से जताना। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जिसे डॉक्टर चैपमैन कहते हैं द लव टैंक, यानी प्रेम की टंकी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हर इंसान के सीने में उसके दिल के पास एक अदृश्य टंकी है, एक इमोशनल फ्यूल टैंक। जैसे एक गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ठीक वैसे ही एक इंसान का रिश्ता तब तक खुशहाल नहीं रह सकता जब तक उसका ये लव टैंक भरा हुआ ना हो। जब हम किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं या जब हमें नया नया प्यार होता है, जिसे हम हनीमून फेज कहते हैं, तब ये टैंक लबालब भरा होता है। हमें सामने वाले की हर बात अच्छी लगती है। वो लेट आए तो कोई बात नहीं, वो कुछ भूल जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा लव टैंक भरा हुआ है। हमें महसूस हो रहा है कि हम दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। लेकिन डॉक्टर चैपमैन कहते हैं कि ये इन लव, यानी प्यार में दीवाने होने की अवस्था औसतन सिर्फ 2 साल तक रहती है। जी हाँ, सिर्फ 2 साल। उसके बाद हम बादलों से नीचे उतरते हैं और हकीकत की ज़मीन पर कदम रखते हैं, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ में, काम के प्रेशर में और एक दूसरे को ग्रांटेड लेने की वजह से वो लव टैंक खाली होने लगता है। और जब वो टैंक खाली हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। तब हमें सामने वाले की छोटी छोटी कमियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमने गलत इंसान से शादी कर ली, या शायद अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, रुकिए, समस्या ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। समस्या ये है कि हम उस टैंक को भरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गलत फ्यूल से। यही इस पूरी किताब का सार है। डॉक्टर चैपलिन कहते हैं कि जैसे दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी, वैसे ही प्यार की भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। ज़रा सोचिए, अगर मैं सिर्फ हिंदी समझता हूं और आप मुझसे जापानी में बात करें, तो आप चाहे कितना भी चीख चीख कर अपनी बात कहें, चाहे कितनी भी शिद्दत से समझाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपकी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। रिश्तों में बिल्कुल यही हो रहा है। हो सकता है कि आपकी लव लैंग्वेज, यानी प्यार की भाषा ये हो कि आपका पार्टनर आपकी तारीफ करे, आपको प्रोत्साहित करे। लेकिन आपका पार्टनर आपको प्यार जताने के लिए आपके लिए खाना बना रहा है या घर की सफाई कर रहा है। वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन आप तक वो प्यार पहुंच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा अलग है और उनकी भाषा अलग है। हम अक्सर वो देते हैं जो हमें चाहिए होता है, न कि वो जो सामने वाले को चाहिए। हम अपने तरीके से प्यार जताते हैं, और जब सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता या खुश नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें कद्र ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया है, गाड़ी तो खराब होगी ही। तो दोस्तों, डॉक्टर गैरी चैपमैन ने प्यार की इन भाषाओं को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा है। ये 5 तरीके हैं जिनसे इंसान प्यार को महसूस करता है और जताता है। अगर आप अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की या अपने दोस्तों की प्राइमरी लव लैंग्वेज, यानी प्राथमिक प्रेम भाषा जान जाएं, तो आप उनके लव टैंक को हमेशा भरकर रख सकते हैं। और जब लव टैंक भरा होता है, तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं है, बल्कि दौड़ता है। उसमें एक नई जान आ जाती है।
आज के इस 40 मिनट के सफ़र में हम एक एक करके इन पांचों भाषाओं को बहुत गहराई से समझेंगे। मैं वादा करता हूँ, अगले कुछ हिस्सों में जब हम इन 5 भाषाओं के बारे में बात करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी की कई पुरानी लड़ाइयों का कारण समझ आ जाएगा। आपको अचानक लगेगा, ओह, तो इसलिए हमारा झगड़ा हुआ था उस दिन। क्या आप तैयार हैं अपनी और अपने अपनों की लव लैंग्वेज को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों में उस पुराने जादू को वापस लाने के लिए? ये सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगले भाग में हम पहली प्रेम भाषा के बारे में बात करेंगे, जो बहुत शक्तिशाली है। वो इतनी ताकतवर है कि टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर सकती है। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को खुला रखिए। हम मिलते हैं भाग 2 में, जहां हम वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन यानी तारीफ और हौसला बढ़ाने वाले शब्दों का जादू देखेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। स्वागत है दोस्तों हमारे इस खास सफर के दूसरे पड़ाव में। पिछले भाग में हमने समझा कि हर इंसान का एक लव टैंक होता है। अब सवाल ये है कि इस टैंक को भरा कैसे जाए। हमारे पास वो कौन सी 5 चाबियां हैं? तो चलिए, आज हम उठाते हैं पहली चाबी, और यकीन मानिए ये चाबी सबसे ज्यादा ताकतवर है। डॉक्टर गैरी चैपमैन इसे कहते हैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी प्रशंसा के शब्द। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, मैं एक अच्छी तारीफ के सहारे 2 महीने तक जी सकता हूं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। सिर्फ एक लाइन की तारीफ और इंसान को 2 महीने तक जीने की ऊर्जा मिल जाती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है दोस्तों। शब्द किसी रिश्ते को बना भी सकते हैं और शब्द किसी रिश्ते को पल भर में राख भी कर सकते हैं। प्राचीन कहावत है कि जुबान में ही जीवन और मृत्यु की शक्ति छिपी होती है। तो ये पहली लव लैंग्वेज क्या है? अगर आपके पार्टनर की, आपके दोस्त की या आपके बच्चे की प्राथमिक लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, तो उनके लिए आपके बोले गए शब्द ही सब कुछ हैं। उनके लिए आई लव यू सुनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा की खुराक है। जब आप उनकी तारीफ करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, उन्हें महत्व दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि अरे, क्या मुझे दिन भर चापलूसी करनी पड़ेगी? नहीं दोस्तों, प्रशंसा का मतलब चापलूसी नहीं है। चापलूसी मतलब है वो बोलना जो सच नहीं है, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। और प्रशंसा यानी एफर्मेशन का मतलब है सामने वाले की अच्छाई को पहचानना और उसे शब्दों में बयान करना। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं कि हम अक्सर अपने पार्टनर की अच्छाइयों को मान लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड, लेकिन उनकी कमियों को गाते रहते हैं। सोचिए, आपकी पत्नी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया या आपके पति ने घर की सफाई में मदद की। हम क्या करते हैं? हम चुपचाप खाना खा लेते हैं। हमें लगता है, अरे, ये तो इनका फर्ज था, इसमें बोलने की क्या बात है? लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो तुरंत आवाज़ निकलती है, आज खाने में नमक बहुत तेज़ है। यही गलती है। अगर आपके साथी की लव लैंग्वेज प्रशंसा के शब्द है, तो आपकी चुप्पी उन्हें मार रही है। आपकी खामोशी उन्हें ये महसूस करा रही है कि वो आपके लिए अनवांटेड हैं। उन्हें गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सेवा नहीं चाहिए, उन्हें बस आपके मुंह से ये सुनना है, तुमने आज ये बहुत अच्छा किया, या तुम मेरे जीवन में हो, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। इस भाषा के भी अलग अलग रूप हैं। चलिए इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं ताकि आप इसे आज ही अपनी जिंदगी में उतार सकें। पहला रूप है इनकरेजिंग वर्ड्स, यानी हौसला बढ़ाने वाले शब्द। इनकरेज शब्द का मतलब होता है टू इंस्टिल करेज, यानी किसी के अंदर हिम्मत भरना। हम सबके अंदर कुछ सपने दबे होते हैं, कुछ डर छिपे होते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर कुछ नया काम शुरू करना चाहता हो लेकिन डर रहा हो। उस वक्त उसे आपकी सलाह की नहीं, आपके भरोसे की ज़रूरत होती है। अगर आप कहते हैं तुमसे नहीं होगा, बहुत रिस्क है, चुपचाप बैठो, तो आपने उनका लव टैंक छेद दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये एक लाइन उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दूसरा रूप है काइंड वर्ड्स, यानी दयालु शब्द। दोस्तों, सिर्फ क्या कहा गया है ये मायने नहीं रखता, कैसे कहा गया है ये भी बहुत मायने रखता है। आपकी टोन ऑफ वॉइस। आप एक ही वाक्य को 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बर्तन धो दिया करो। ये ताना है, ये हमला है। दूसरा, अगर तुम बर्तन धोने में मेरी मदद कर देते तो मुझे बहुत खुशी होती। वाक्य का मतलब एक ही है, आप मदद चाहते हैं, लेकिन पहले तरीके ने युद्ध शुरू किया और दूसरे तरीके ने प्यार का पुल बनाया। याद रखिएगा, प्यार निवेदन करता है, प्यार मांग नहीं करता। जब आप हुक्म चलाते हैं तो आप पिता या बॉस बन जाते हैं, प्रेमी नहीं। और कोई भी इंसान किसी बॉस से रोमांस करना पसंद नहीं करता। अब आप कहेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो तारीफ करना आता ही नहीं, मैं कोई लेखक या कवि थोड़ी हूं।
दोस्तों, ये कोई बहाना नहीं है। अगर ये आपके साथी की भाषा है तो आपको इसे सीखना ही होगा। कैसे सीखें? बहुत आसान है। एक छोटी सी नोटबुक लीजिए। अगले एक हफ्ते तक जब भी आप टीवी में, किसी किताब में या दोस्तों के बीच कोई अच्छी तारीफ सुने, उसे लिख लीजिए और फिर मौके की नज़ाकत देखकर अपने पार्टनर के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। शुरुआत छोटी चीज़ों से करें। आज तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, तुमने बिल टाइम पर भर दिया। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है शुरू में आपको ये अजीब लगे, बनावटी लगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके इन छोटे छोटे शब्दों से सामने वाले का चेहरा कैसे खिल उठता है, उनका व्यवहार कैसे बदल जाता है, तब आपको समझ आएगा कि आपने क्या जादू किया है। अगर आपके पार्टनर हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, तो एक बार चेक कीजिए, कहीं उनका लव टैंक खाली तो नहीं, कहीं वो प्रशंसा के शब्दों के भूखे तो नहीं। आज ही एक प्रयोग कीजिए। अगले 30 दिन तक अपने पार्टनर की एक भी बुराई मत कीजिए और हर दिन उनकी किसी एक अच्छाई की तारीफ कीजिए। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि 30 दिन बाद आपको अपना रिश्ता नया सा लगेगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आप दिन रात तारीफ कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर खुश नहीं है? वो कहता है, अरे बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मेरे साथ कभी बैठते तो हो नहीं, मुझे तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि उनकी लव लैंग्वेज शब्द नहीं है, उनकी लव लैंग्वेज कुछ और है। और वो है हमारी दूसरी लव लैंग्वेज, जिसे कहते हैं क्वालिटी टाइम, यानी क्वालिटी टाइम। ये क्या है? क्या साथ में बैठकर टीवी देखना क्वालिटी टाइम है या साथ में सो जाना क्वालिटी टाइम है? जी नहीं, लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि असल में वक्त देने का मतलब क्या होता है और कैसे सिर्फ 20 मिनट देकर आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। स्वागत है दोस्तों भाग 3 में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ सोफे पर बैठे हैं, वो शारीरिक रूप से आपके बगल में हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि वो मीलों दूर हैं? उनका शरीर वहाँ है, लेकिन उनका दिमाग, उनका ध्यान कहीं और है। यही है हमारी दूसरी लव लैंग्वेज, जिसे डॉक्टर गैरी चैपमैन कहते हैं क्वालिटी टाइम, यानी गुणवत्तापूर्ण समय। दोस्तों, आज के दौर में जहां हमारे हाथ में मोबाइल है और सामने टीवी स्क्रीन, क्वालिटी टाइम देना सबसे महंगा तोहफा बन गया है। जिन लोगों की प्राथमिक भाषा क्वालिटी टाइम है, उनके लिए आपका आई लव यू बोलना तब तक बेमतलब है जब तक आप अपना फ़ोन साइड में रखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बात नहीं सुनते। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम साथ में रहते तो हैं, हम एक ही घर में हैं, साथ में टीवी देखते हैं, साथ में खाना खाते हैं, और कितना टाइम चाहिए। लेकिन डॉक्टर चैपमैन कहते हैं, साथ होने यानी प्रॉक्सिमिटी और जुड़े होने यानी टुगेदरनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दो लोग एक कमरे में बैठकर टीवी देख रहे हैं, ये साथ होना है, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे पर नहीं, टीवी पर है। क्वालिटी टाइम का मतलब है अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी बिना बटा हुआ ध्यान। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घंटों एक दूसरे की आंखों में देखना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, उस वक्त आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर पर हो। मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ गेंद खेल रहे हैं। अगर आप गेंद फेंकते वक्त फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो वो क्वालिटी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप गेंद फेंक रहे हैं और देख रहे हैं कि आपका बच्चा कैसे हंस रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, तो वो 20 मिनट का खेल उस बच्चे के लव टैंक को भर देगा। क्वालिटी टाइम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्वालिटी कॉन्वर्सेशन, यानी संवाद। यहाँ हम में से बहुत से लोग, खासकर पुरुष, एक बड़ी गलती करते हैं। जब कोई अपनी समस्या सुनाता है तो हम तुरंत सल्यूशन देने लगते हैं। पत्नी ऑफिस से आकर कहती है, आज बॉस ने बहुत परेशान किया, बहुत काम था। पति तुरंत कहता है, अरे तो छोड़ दो ना नौकरी, या फिर बॉस से बात करो। पति को लगता है उसने मदद कर दी, लेकिन पत्नी का चेहरा और उतर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सलाह नहीं चाहिए थी, उसे सहानुभूति यानी सिंपैथी चाहिए थी। उसे चाहिए था कि आप उसे सुने और कहें, सच्ची, आज का दिन बहुत मुश्किल रहा होगा ना तुम्हारे लिए। जिन लोगों की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, वो चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके दर्द को सुनें, ना कि तुरंत डॉक्टर बनकर इलाज शुरू कर दें। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं, रिश्तों में हमें कानों से ज़्यादा दिल से सुनने की ज़रूरत है। एक और मज़े की बात बताता हूँ जो इस किताब में है। डॉक्टर चैपमैन ने इंसानों को 2 तरह की पर्सनैलिटी में बांटा है। एक है डेड सी यानी मृत सागर, और दूसरा है बैबलिंग ब्रुक यानी कल कल करता झरना। जो डेड सी होता है वो भावनाओं को अंदर जमा करता रहता है, चुप रहता है, उसे चुप रहना पसंद है। और जो बैबलिंग ब्रुक है वो जो भी देखता या सुनता है उसे तुरंत बोल देना चाहता है, उसका मुंह हमेशा चलता रहता है। अक्सर इन दोनों की शादी हो जाती है।
शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, एक बोलता है एक सुनता है, लेकिन 5 साल बाद झरना शिकायत करता है तो मुझसे कभी बात नहीं करते, मुझे लगता है मैं दीवार से बात कर रही हूँ। और मृत सागर सोचता है ये इंसान कभी चुप क्यों नहीं होता। अगर आप इस जाल में फंसे हैं तो समाधान क्वालिटी टाइम है। मृत सागर को सीखना होगा कि बहना कैसे है, यानी अपनी भावनाओं को थोड़ा बाहर निकालना, और झरने को सीखना होगा कि थोड़ा रुकना कैसे है ताकि दूसरे को बोलने का मौका मिले। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? अगर आपके साथी की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो आज से ये 3 नियम अपनी जिंदगी में लागू कर लीजिए। 1. आई कांटेक्ट। जब आपका पार्टनर बात कर रहा हो तो अखबार, रिमोट या फोन को नीचे रखते उनकी आंखों में देखें। ये उन्हें एहसास दिलाता है कि वो आपके लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा जरूरी हैं। 2. सुने, बीच में काटे नहीं। जब वो बोल रहे हों तो अपने दिमाग में अगला जवाब तैयार मत कीजिए, बस उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। सवाल पूछिए, अच्छा फिर क्या हुआ, या तुम्हें कैसा लगा। 3. क्वालिटी एक्टिविटी। हफ्ते में कम से कम एक बार कुछ ऐसा करें जो आप दोनों को या कम से कम आपके पार्टनर को पसंद हो। साथ में वॉक पर जाना, कुकिंग करना या पुराने एल्बम देखना। याद रखिए, गतिविधि सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद है यादें बनाना। सालों बाद आपका पार्टनर ये याद नहीं रखेगा कि आपने कौन सी मूवी देखी थी, लेकिन वो ये ज़रूर याद रखेंगे कि उस दिन आपने उनके साथ हंसते हुए पॉपकॉर्न शेयर किए थे और सिर्फ उन पर ध्यान दिया था। दोस्तों, समय आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सिक्का है। आप पैसा फिर कमा सकते हैं, लेकिन जो 20 मिनट आपने आज किसी को दिए वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो असल में आप उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं, और यही प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो सोचिए, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो आपके टाइम के लिए तरस रहा है? शायद आपके पिता, आपकी पत्नी या आपका बेटा। आज ही उनके पास जाइए, फोन को दूसरे कमरे में छोड़िए और बस पूछिए, कहो आज का दिन कैसा रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, तुम मेरी तारीफ भी करते हो, मेरे साथ वक्त भी बिताते हो, लेकिन यार मेरे बर्थडे पर तुम फिर से खाली हाथ आ गए। तुम कहीं जाते हो तो मेरे लिए कुछ लाते क्यों नहीं? क्या ये लोग लालची हैं? क्या इन्हें सिर्फ पैसों से प्यार है? जी नहीं, ये एक तीसरी भाषा है जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये भाषा है रिसीविंग गिफ्ट्स, यानी उपहार लेना। गिफ्ट्स प्यार की भाषा कैसे हो सकते हैं, और क्या इसके लिए अमीर होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक तोड़े हुए फूल से लेकर 1 करोड़ के हीरे तक, इस भाषा का गणित बिल्कुल अलग है। अगले भाग में हम जानेंगे गिफ्ट्स के पीछे का मनोविज्ञान और कैसे एक छोटा सा पत्थर भी किसी के लव टैंक को भर सकता है। स्वागत है दोस्तों हमारे चौथे पड़ाव पर। अभी तक हमने तारीफ और वक्त की बात की, लेकिन अब हम जिस तीसरी भाषा की बात करने जा रहे हैं उसे लेकर समाज में सबसे ज़्यादा गलतफहमियां हैं। ये तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स, यानी उपहार लेना। अक्सर जब मैं सेमिनार्स में इस भाषा के बारे में बात करता हूं तो लोग, खासकर लड़के, कहते हैं, अरे सर, मतलब ये तो वही बात हो गई कि प्यार साबित करने के लिए अब खर्चा करना पड़ेगा। क्या प्यार बिकाऊ होता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ठहरिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डॉक्टर गैरी चैपमैन कहते हैं कि उपहार यानी गिफ्ट असल में एक वस्तु नहीं है, वो एक प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक? ख्याल का प्रतीक। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो असल में आप उस वस्तु के जरिए ये कह रहे होते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम मेरे दिमाग में थे तब भी जब तुम मेरे सामने नहीं थे। ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और अपने माता पिता के लिए रास्ते से एक अजीब सा पत्थर या कोई फूल तोड़कर लाते थे? वो फूल महंगा नहीं था, वो पत्थर की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आपकी माँ उसे देखकर खुश होती थी। क्यों? क्योंकि वो पत्थर ये बता रहा था कि मेरा बच्चा खेल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अपनी माँ की याद थी। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होती है, उनके लिए गिफ्ट की कीमत यानी प्राइस टैग मायने नहीं रखती। उनके लिए गिफ्ट के पीछे छिपी भावना मायने रखती है। उनके लिए वो गिफ्ट प्यार का एक विजुअल सिंबल है जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। जब वो उस गिफ्ट को देखते हैं तो उनका लव टैंक भर जाता है। एक पति ने डॉक्टर चैपमैन से शिकायत की, मेरी पत्नी बहुत डिमांडिंग है, उसे हर वक्त गिफ्ट चाहिए। डॉक्टर चैपमैन ने पूछा, क्या वो डायमंड मांगती है? पति ने कहा, नहीं, वो तो कहती है कि शाम को आते वक्त मेरे लिए एक चॉकलेट ही ले आना या एक गुलाब ले आना। दोस्तों समझिए, वो चॉकलेट नहीं मांग रही, वो आश्वासन मांग रही है। उसे डर लगता है कि कहीं आप उसे भूल तो नहीं गए। वो चॉकलेट इस बात का सबूत है कि ऑफिस की भागदौड़ में भी आपको अपनी पत्नी का ख्याल था। इस भाषा को बोलने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बस विचारशील होने की ज़रूरत है।
मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ। पहला, प्रकृति का सहारा लें। अगर आपकी जेब खाली है तो कोई बात नहीं, घर आते वक्त एक खूबसूरत फूल या एक प्यारा सा कार्ड बनाकर देना भी लाखों के गहनों से ज़्यादा कीमती हो सकता है। दूसरा, हाथ से बनी चीज़ें, हैंडमेड गिफ्ट्स। अपने साथी के लिए कुछ अपने हाथ से बनाएं। हो सकता है आप अच्छा नहीं बनाते हो, लेकिन आपका वो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ कार्ड उनके लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना होगा, क्योंकि उसमें आपका वक्त और मेहनत दोनों लगे हैं। तीसरा, खुद को गिफ्ट करें, द गिफ्ट ऑफ सेल्फ। ये इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा है। कभी कभी सबसे बड़ा गिफ्ट कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि आप खुद होते हैं। इसे डॉक्टर चैपमैन कहते हैं उपस्थिति का उपहार, द गिफ्ट ऑफ प्रेजेंस। कल्पना कीजिए आपके पार्टनर की तबीयत खराब है या उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है। उस वक्त आप कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बुके भेज रहा हूं। क्या उन्हें बुके चाहिए? नहीं, उस वक्त उन्हें आप चाहिए। संकट के समय में जब आप अपना काम छोड़कर उनके पास सिर्फ खड़े रहने के लिए जाते हैं, तो वो उपस्थिति किसी भी हीरे जवाहरात से बड़ी होती है। वो स्पर्श, वो साथ होना, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो दोस्तों, अगर आपके पार्टनर की भाषा गिफ्ट है, तो कंजूस मत बनिए, पैसों में नहीं बल्कि भावनाओं में। एक छोटा सा नोट जो उनके लंच बॉक्स में छिपा हो, या एक सरप्राइज छोटी सी चीज उनके पूरे हफ्ते को रोशन कर सकती है। लेकिन रुकिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मीठी बातें भी नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो घर के काम में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों छोड़ देते हो? यहां आती है हमारी चौथी भाषा, जो कहती है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से ज्यादा काम बोलते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे एक्ट्स ऑफ सर्विस के बारे में। ये वो भाषा है जहां प्यार महसूस नहीं किया जाता, बल्कि किया जाता है। भाग 5, सेवा के कार्य। प्यार जताना नहीं, निभाना है। स्वागत है दोस्तों भाग 5 में। हम अक्सर सुनते हैं, प्यार एक क्रिया है, लव इज अ वर्ब। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। और ये बात उन लोगों पर 100% लागू होती है जिनकी लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी सेवा के कार्य। इन लोगों का एक ही मंत्र है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मदद करो। सोचिए एक पत्नी की जो सुबह से उठकर बच्चों को तैयार करती है, नाश्ता बनाती है, घर साफ करती है, और पति सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है और कहता है, जानू तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। आपको क्या लगता है पत्नी को कैसा लगेगा? उसे गुस्सा आएगा। वो सोचेगी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे यहाँ अकेले खटते हुए नहीं देख पाते। तुम्हारे ये शब्द मुझे खोखले लगते हैं। जिनकी भाषा एक्ट्स ऑफ सर्विस है, उनके लिए बर्तन धोना, गाड़ी साफ करना, बच्चों का डायपर बदलना, बिजली का बिल भरना या बीमार होने पर सूप बनाना, ये सब नौकरों वाले काम नहीं है, ये प्यार के इजहार हैं। डॉक्टर चैपमैन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, शादी के बाद रोमांस का मतलब बदल जाता है। डेटिंग के वक्त रोमांस का मतलब था हाथ पकड़कर घूमना, लेकिन शादी के बाद एक थकी हुई माँ के लिए रोमांस का मतलब है पति का ये कहना कि आज तुम आराम करो, बर्तन मैं धो दूंगा। ये लाइन उसके लिए किसी शेरो शायरी से ज्यादा सेक्सी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, ट्रैप है, जिसे समझना जरूरी है। स्टीरियोटाइप्स, यानी रूढ़िवादी सोच। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि खाना बनाना तो औरत का काम है और गाड़ी ठीक कराना मर्द का काम है। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं कि अगर आप अपनी लव लैंग्वेज सुधारना चाहते हैं तो इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना होगा। अगर पति को कुकिंग नहीं आती, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए, जिसकी लव लैंग्वेज सर्विस है, कोशिश करता है, तो वो प्रयास ही प्यार है। पर सावधान दोस्तों, डॉक्टर चैपमैन एक चेतावनी देते हैं, लव इज अ चॉइस, कैन नॉट बी कोहर्स्ड। प्यार एक चुनाव है, जबरदस्ती नहीं। सेवा का मतलब गुलामी नहीं है। अगर आप डर के मारे काम कर रहे हैं कि अगर मैंने सफाई नहीं की तो वो चिल्लाएगी, तो वो प्यार नहीं है, वो गुलामी है। और कोई भी इंसान गुलाम से प्यार नहीं कर सकता। आपको पायदान नहीं बनना है जिस पर कोई भी पैर पहुंचकर चला जाए। आपको सेवा करनी है क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाले की जिंदगी आसान हो जाए। जब आप अपने पार्टनर के लिए कोई काम करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं जानता हूं कि तुम पर बोझ है और मैं उस बोझ को तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? पहला, पूछिए, अपने पार्टनर से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जिससे तुम्हारी दिनचर्या आसान हो जाए। हो सकता है वो कहें, बस आज शाम को बच्चों को संभाल लो, तो बस वही आपका प्यार है।
दूसरा, बिना कहे करें, डू इट प्रोएक्टिवली। उनके कहने का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि डस्टबिन भरा है तो उसे खाली कर दीजिए। इसे कहते हैं प्यार को एक्शन में दिखाना। तीसरा, छोटी चीज़ें, बिस्तर लगाना, गीला तौलिया हटाना, कॉफ़ी बनाकर लाना, ये छोटे काम बहुत बड़ा धमाका करते हैं। याद रखिए, जिनकी भाषा एक्ट्स ऑफ सर्विस है, उनके लिए आपका आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका टाल मटोल करना उन्हें ये संदेश देता है कि मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तो आज ही कमर कसिए और प्यार को सिर्फ होठों से नहीं, अपने हाथों से करके दिखाइए। अब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं। 4 भाषाएं हो चुकी हैं, शब्द, वक्त, गिफ्ट्स और सेवा। लेकिन एक भाषा बची है, वो भाषा जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए आत्मा को आत्मा से जोड़ देती है। वो भाषा जिसके बिना इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे फिजिकल टच के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस सफ़र के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग 6 में। हम पहुंच चुके हैं 5वीं लव लैंग्वेज पर, फिजिकल टच यानी शारीरिक स्पर्श पर। शायद आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सबको पसंद होता है। जी हाँ, पसंद सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पसंद नहीं बल्कि ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है। विज्ञान कहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत दूध की नहीं बल्कि माँ के स्पर्श की होती है। जो बच्चे बहुत कम स्पर्श पाते हैं, उनका मानसिक और भावनात्मक विकास रुक जाता है। तो सोचिए, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या स्पर्श की वो भूख खत्म हो जाती है? नहीं। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, उनके लिए आपका हाथ पकड़ना, गले लगाना या हग करना, या सोफे पर बैठते वक्त बस उनके कंधे से कंधा सटा कर बैठना, ये सब उनके लव टैंक को फुल कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी ज़रूरी है, खासकर पुरुषों के लिए। फिजिकल टच का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है। हाँ, वैवाहिक जीवन में सेक्स महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है। जिस व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, की भाषा टच है, उसे नॉन सेक्सुअल टच यानी गैर यौन स्पर्श की उतनी ही ज़रूरत होती है। जैसे किचन में काम करते वक्त पीठ पर हाथ फेरना, टीवी देखते वक्त बालों में उंगलियां फिराना, घर से निकलते वक्त एक जादू की झप्पी देना, हग करना। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं, फिजिकल टच इज़ अ पावरफुल इमोशनल कनेक्टर। जब आप किसी को छूते हैं तो आप सिर्फ शरीर को नहीं छूते, आप उनकी रूह को छूते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से, जिसकी भाषा टच है, शारीरिक दूरी बना लेते हैं तो आप उसे इमोशनली तोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी गिफ्ट्स क्यों ना दे दें। खासकर संकट के समय में, जब कोई रो रहा हो तो शब्द काम नहीं आते। उस वक्त सिर्फ एक आलिंगन, एक मजबूत पकड़ ही ये बता सकती है कि मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, हमने इन 40 मिनटों में प्यार की 5 भाषाओं का सफ़र तय किया। 1. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यानी प्रशंसा के शब्द। 2. क्वालिटी टाइम। 3. रिसीविंग गिफ्ट्स यानी उपहार। 4. एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी सेवा। 5. फिजिकल टच यानी स्पर्श। अब सवाल है, आगे क्या? डॉक्टर गैरी चैपमैन इस किताब के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि प्यार वो नहीं जो शुरू में अपने आप हो जाता है, फॉलिंग इन लव। प्यार वो है जो हम हर रोज़ चुनते हैं, चूजिंग टू लव। शुरुआती आकर्षण यानी हनीमून फेज तो कुदरत का करिश्मा है, वो अपने आप होता है। लेकिन असली प्यार तब शुरू होता है जब वो नशा उतरता है। असली प्यार एक निर्णय है, डिसीजन। ये निर्णय लेना कि आज मेरा मूड खराब है, फिर भी मैं अपने पार्टनर की बात सुनूंगा क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। ये निर्णय लेना कि मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं, लेकिन मैं धोऊंगा क्योंकि ये उसकी भाषा है। दोस्तों, पता लगाइए, आज ही अपने पार्टनर से पूछिए, तुम्हें कब सबसे ज़्यादा महसूस होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और जो जवाब मिले उसे अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लीजिए। हो सकता है आपकी भाषा अलग हो और उनकी अलग। ये मुश्किल होगा। ये ऐसा ही है जैसे आप हिंदी बोलते हैं और आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ रही है। शुरू में गलती होगी, अजीब लगेगा, लेकिन जब आप किसी के लिए उसकी भाषा सीखने की मेहनत करते हैं तो वही सबसे बड़ा सबूत है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। याद रखिए, भरा हुआ लव टैंक किसी भी रिश्ते को स्वाग बना सकता है और खाली लव टैंक किसी भी घर को नर्क बना सकता है। चाबी अब आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर गैरी चैपमैन की ये किताब और हमारा ये छोटा सा सफ़र आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में एक नई मिठास खोलेगा।
जाइए और आज ही अपने प्यार को सही भाषा में व्यक्त कीजिए, क्योंकि हर कोई प्यार पाने का हकदार है। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए।